एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय के चड्ढा। संजय के चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जयदेव जी। संजय चड्ढा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन पीएम, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई मिलकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना ऐतिहासिक फैसला है और इसके दूरगामी परिणामों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं आपको आपके सवाल के जवाब देने के लिए सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 324 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की क्या इच्छा थी, उनकी क्या प्रबल इच्छा थी और वो क्या चाहते थे इलेक्शन, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस आर्टिकल में बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि जब तक पार्लियामेंट यानी कि सब्जेक्ट टू मेकिंग ऑफ द लॉ बाय पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी तब तक जो इलेक्शन कमीशन है उसका इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। अर्थात राष्ट्रपति कैसे करते हैं हम सबको मालूम है, लेकिन फिर अपने आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जो कैबिनेट है उसके अप्रूवल पे करते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी अहम बात यहाँ पे बड़ी जाननी आवश्यक है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब जो ये इलेक्शन कमीशन की बॉडी है वो एक सदस्यीय बॉडी थी। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1989 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए राजीव गांधी जी ने इसको 3 सदस्यीय बॉडी बनाया था, कुछ अधिकार दिए थे। उसमें कहा था कि मेजॉरिटी जो है इलेक्शन कमीशन वो मेजॉरिटी के आधार पर निर्णय लेगी। उसके बाद ये हुआ था कि सब जानते हैं, मैं फिर बताना उचित भी समझता हूं कि क्यों ऐसा किया था, क्योंकि वो जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे उनकी जो पावर्स थी उसको डाइल्यूट करना चाहते थे। उस वक्त के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा था, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को भी निरस्त कर दिया गया और 1991 में एक जो है कि एक्ट पास किया गया जिसके बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंट किए गए। लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत आवश्यक है कि इन तीनों जो लोग हैं, इन तीनों के अधिकार, राइट्स, ड्यूटीज एंड इनको जो प्रोटेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन वो सिमिलर नहीं था। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ऊपर का अधिकार मिला। तो इस परिपाटी में, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बात कर रहे हैं। अब आपके सवाल के जवाब में आता हूं। ये जानना जो मैंने बात कही इसको जानना बहुत आवश्यक था। देखिए, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सबसे बड़ी लोकशाही है और अगर लोकशाही में कोई कमियां होंगी तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रकार से जिसे कहते हैं कि एक अच्छा और सुदृढ़ लोकतंत्र कहे जा पाएंगे या होंगे वास्तविकता में। पारदर्शिता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, ये ऐसे पहलू हैं जिनका होना न केवल अति आवश्यक है बल्कि इसके बगैर मुझे लगता नहीं कि हमारी जो प्रजातंत्र है, हमारा जो लोकतंत्र है वो सुदृढ़ हो सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हुआ क्या कि 2015 में एक पीआईएल दाखिल हुई, उसके बाद 2018 में एक और पीआईएल दाखिल हुई। मैं ये उचित नहीं समझता कि मैं उन लोगों का नाम लूं, उन केसेस का, लेकिन ये पीआईएल्स को रेफर कर दिया गया संविधान पीठ को। इस प्रकार से ये पृष्ठभूमि तैयार हुई और इस पृष्ठभूमि में ये निर्णय आया है जिसमें कि
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, 5-6 बड़े अहम बातें कही गई है इस जजमेंट में। अपने आप में एक बहुत जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इसने एक नई परिपाटी रच दी है, एक नई संरचना कर दी है बॉडी की। जो सब देखिए, सबसे बड़ी बात कि तीनों लोगों को समान अधिकार दे दिए गए, तीनों लोगों को समान संरक्षण दे दिया गया है, अगर मैं कहूं, यानी कि उनका रिमूवल नहीं हो सकता, और रिमूवल के लिए जो है उनको महा अभियोग जिसे कहते हैं हम लोग, वो करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट, उसके बाद ही उनको हटाया जा सकता। तो ये तीनों पे लागू हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है कि अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो कोलिजियम बनाया गया, ये जो कमेटी बनाई गई है, ये जो पैनल बनाया गया, वही कर सकता है। पहले ये एब्सेंट था। और इस पैनल में देखिए, कहने को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पैनल की व्यवस्था जो है, ये जो कौन सा वो एक्ट है वहां से उठा के और सीधे यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, लोकपाल वाले को उठा के। लेकिन जैसा भी है, मैं आपके समक्ष बता रहा हूं इस वक्त, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और उनको जो जजमेंट है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि इन लोगों को इंडिपेंडेंट बजट होना चाहिए, ईसी का यानी कि इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट बजट के अलावा इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट अपना सेक्रेटरिएट होना चाहिए, सरकार के से एक अलग भिन्न, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट है, बजट अपना अलग से है। तो इसके अलावा एक और बहुत अहम बात जो कही, वो भी ये भी हो सकती है, वो ये है कि नियमन, जो इसका जो नियम है उसका भी नियमों को भी अपने आप बना सकते हैं। तो ये तमाम बातें इस निर्णय में आई। मुझे लगता है इस निर्णय का दूरगामी परिणाम अवश्य है। इस निर्णय से जो आज का ईसी है उसमें चेंज आ जाएगा, वो ईसी अब आपकी बन जाएगी, इस नए स्वरूप में आएगी। और एक बात और यहाँ बहुत अच्छी, जो बहुत आवश्यक है, वो बताना कि ये कब तक ये निर्णय लागू रहेगा। जो कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई नया लॉ बनाती है तो ये निर्णय। जी संजय चड्ढा जी, केंद्र सरकार लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि निष्पक्षता, स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी कदम था। कहा कि संविधान निर्माताओं ने विश्वास किया था सांसद पर, लेकिन 7 दशक तक उनके विश्वास को धोखा दिया गया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल भी दिया, और अब क्या उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि पार्लियामेंट को लीज लेकर आए इस पर कानून। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में, जैसा मैं अभी बता ही रहा था, आपके प्रश्न में भी वर्णित हो गया कि जब 70 साल पहले, जब हमारा ये 73 साल पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये जिम्मेवारी है पार्लियामेंट की कि वो इलेक्शन कमीशन के विषय में एक लॉ बनाए, और उस लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन के रेगुलेशन गवर्न होंगे, और जब तक लॉ नहीं होता तब तक राष्ट्रपति को यह अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता दिखाई कि 70 साल बीत गए, किसी भी सरकार ने इस पे कोई भी मंथन नहीं किया, किसी भी सरकार ने कोई इस पे जैसे कहते हैं ना इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उस पे कहा, और जैसा प्रतीत होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसी पीआईएल आई, मेरे जहन में एक पीआईएल आती है विशाखा के केस में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके वर्क प्लेस में अधिकार और सुरक्षा के लिए आपसे अनुरोध है कि लॉ बनाइए, और जब तक लॉ नहीं आता, जो गाइडलाइन विशाखा में दी गई है वो लागू है। तदुपरांत 2013 की ये बात है, तदुपरांत ये एक्ट पास किया गया। उसी जैसे कहते हैं ना, कोलरली उसी की यही है कि इसमें भी हम ये देखेंगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एक लॉ बनाएगी, और वो लॉ स्पष्ट शब्दों में इस पर्टिकुलर सेक्टर को केटर करेगा। ईसी के विषय में क्या होना चाहिए, बजट की व्यवस्था, सेक्रेटरिएट की व्यवस्था, उनके जो नियमावली है उसको वो बनाए, और उनकी स्वतंत्रता पर परिपक्वता से एक जैसे कहते हैं ना, एक मजबूती के साथ एक लॉ बनाया जाए। जी संजय चड्ढा जी, जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि बार बार राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर, उनके कामकाज पर जो सवाल उठाती रही है,
क्या उस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो मील का पत्थर साबित होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग पर जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था वो थमेगा सा आपको लगता है? देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा। लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं सत्ता के पक्ष में ही बोल रहा हूँ। वो एग्जांपल ये है कि कभी भी कोई केस होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई केस होता है तो वो जो हारा हुआ पक्ष होता है वो सदैव कहता है कि ये जज ने सही निर्णय नहीं लिया, या जज की कोई समर्पण था, या किसी भी तरीके का कोई भी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और लोग कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, जब भी इलेक्शन कमीशन की बात होती है, जो हारा हुआ पक्ष होता है जिसे विपक्षी पक्ष कहते हैं, वो सदैव इसी प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। और मैं आपके माध्यम से बड़े स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि ये टिप्पणियां मुझे ऐसा लगता है सदैव रहेंगी। जो भी हारेगा वो जरूर कुछ ना कुछ मीन मेक निकालने का प्रयास करेगा, लेकिन इस जजमेंट से जो सुंदरता आई है, जो जिसे कहते हैं ना कि जो एक बहुत ही स्वाभाविक रूप से चीज निकल के आई है इस जजमेंट के बाद, अब मुझे लगता है कि किसी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचा जाएगा। देखिए, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसमें प्रधानमंत्री एक है, विपक्ष का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया और तीसरा रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस हो गया। तो एक मुझे लगता है कि काफी क्लीनलीनेस की बात हुई है काफी, और फिर वो सब पक्षों को स्वीकार होगा। और एक और इस जजमेंट की जिस्ट है वो ये है कि किसी भी प्रकार से जो सत्तारूढ़ दल है उसके ऊपर निर्भरता मुझे लगता है कि इनकी समाप्त हुई है इस इलेक्शन कमीशन की। इस निर्णय का ये भी एक सार है। तो जब कोई निर्भर नहीं होगा, तो मुझे, अगर मैं इलेक्शन कमीशन हूं, मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, मैं अपने स्वायत्त हूं, मैं निष्पक्ष हूं, स्पष्ट रूप से कह देने भर से नहीं होता। यहाँ पे इस पैनल के आ जाने से मुझे ऐसा लगता है कि वो निष्पक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता है, हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, और बिल्कुल एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी। जी संजय चड्ढा जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर कुछ घटना जो समझी जाए या समझने की अगर कोशिश करें, तो जो तल्खी चल रही थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट अदालतों के बीच में, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर हो, नियुक्ति को लेकर हो, लगातार कुछ बयान आ रहे थे सरकार की तरफ से। वाइस प्रेसिडेंट सर ने भी इस पर कुछ बातें कही थी। इस डिसीजन के बाद क्या वो थोड़ा और बढ़ जाएगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये मुख्य तौर पे ये जो जयदेव जी आपका प्रश्न है, ये पॉलिटिकल प्रश्न है, और मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं। मेरे ख्याल आपने गलत व्यक्ति से पूछा, लेकिन मैं अपना एक जरूर इसका जवाब भी देने का प्रयत्न करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, जब इस तरह का निर्णय आया, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो केंद्र सरकार उस तरीके का नियम बना दे और वो नियम बनने के बाद एक लॉ बन जाए, और उस लॉ के बाद एक जो संस्था है उसमें मजबूती आ जाए। ये एक उद्देश्य रहा है इस जजमेंट का, और मुझे लगता है कि ये जो तल्खी चल रही है, देखिए, दूसरी ओर से एक पक्ष अभी कुछ बोल रहा था, मैं तो स्तब्ध रह गया कि ये कॉलेजियम सिस्टम में सरकार को सीधा करने के लिए कहा। तो कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, तो ये तल्खी मुझे लगता है अभी जारी रहेगी। पॉलिटिकल आंसर ये है। जी संजय चड्ढा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।